चलिए, तो आज हम लोग जो इंग्लिश रीडर का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है एलर्जी, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, एलर्जी मतलब समझते हैं? ताकत। चलिए, ना समझते हैं तो समझ लेते हैं। अच्छा, एलर्जी का होता है। ठीक, तो एलर्जी को पढ़ने वाले हैं। इसको लिखा कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर राणा एसपी सिंह। इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। चलो, सबसे पहले हम लोग डॉक्टर राणा एसपी सिंह के इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक, ये है तुमको डॉक्टर राणा एसपी सिंह, किताब में तस्वीर दिया गया होगा। अब पढ़ते हैं इनके बारे में। डॉक्टर राणा एसपी सिंह बॉर्न इन 23 जनवरी 1926 इन मच्छागर लच्छीराम हथुआ विलेज इन गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। देखो, डॉक्टर राणा एसपी सिंह जो है उनका जन्म 23 जनवरी 1976 को हुआ। कहाँ? तो गोपालगंज में एक जगह है हथुआ, हथुआ में जगह है मच्छागर लच्छी राम। ठीक, जैसे कैसे हमने के कि पटना है। ठीक, पटना में नवतपुर है, नवतपुर में तोड़ अजमा रौनिया है। जल्दी भागो ना तो मार कर ठोक देंगे, निकलो, इस सब में होगा। ठीक, तो जैसे हम लोग को पटना है जिला, वहां पे एक बाजार है, तुमको छोटा सा शहर मतलब मान लो जैसे नवतपुर, नवतपुर में हमने के जो गांव है, उसी प्रकार यहाँ पे गोपालगंज, गोपालगंज हथुआ में है मच्छागर लच्छीराम। यहीं पे 23 जनवरी 1976 को इनका जन्म हुआ था। इज अ reputed physician who has a specialist on allergy। और ये जो व्यक्ति है वो बहुत जाने माने प्रतिष्ठित फिजिशियन है, चिकित्सक हैं, यानी डॉक्टर हैं। और मुख्य रूप से किसका डॉक्टर है? एलर्जी का। इसमें स्पेशलिस्ट है, समझ गए? हर चीज के डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है। कोई हार्ट का होता है, कोई आंख के होता है, कोई नाक के होता है, कोई हड्डी के स्पेशलिस्ट होता है। तो उसी प्रकार ये किस चीज के स्पेशलिस्ट है? एलर्जी के। He has written a number of articles on health care which have found favor of publication in leading newspapers as well as medical journals। अब देखो, इन्होंने कई सारे आर्टिकल लिखे स्वास्थ्य के ऊपर। ठीक, स्वास्थ्य सेवा जो है उन सभी के ऊपर कई सारे आर्टिकल को लिखे हैं। और इनका आर्टिकल हमेशा पब्लिश होते रहा है अखबारों में। जैसे अब एलर्जी है तो एलर्जी के बारे में कुछ बताएं, जैसे अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे वो बताएंगे कि एलर्जी कैसे होता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो मान लो इस पे एक लेख लिखे एलर्जी पर, तो वो न्यूज़पेपर में भी छपता था। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मेडिकल से संबंधित लोग हैं, जो मेडिकल जर्नल्स है, वहां पे भी ये सारी चीजें छपती थी। वहां भी लोग भी जो मेडिकल से संबंधित है वो लोग भी इसको पढ़ते थे। यानी कि मेडिकल से संबंधित जो न्यूज़पेपर होता था, पत्रिका होता था, मैगजीन होता था, उसमें भी, और ऐसे हम लोग के पढ़ने के लिए जो पेपर अखबार होता है उसमें भी, दोनों में इनके आर्टिकल को छापा जाता था। थर्ड सन ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर राम ध्यान सिंह, डॉक्टर राणा एसपी सिंह हैज सेवरल डिग्री टू हिज क्रेडिट। अब देखो, ये जो है राणा एसपी सिंह, इनके पिता का नाम क्या है? राम ध्यान सिंह। राम ध्यान सिंह क्या है? इंस्पेक्टर है। ठीक, और उनके ये तीसरे बेटे हैं, यानी दो और इनसे बड़े भाई थे। तो डॉक्टर राणा एसपी सिंह के पिता का नाम राम ध्यान सिंह है, ये तीसरा बेटा है अपने पिता के, दो इनसे भी बड़े हैं। और डॉक्टर राणा एसपी सिंह के पास कई सारी डिग्रियां हैं, यानी कई सारी वो पढ़ाई किए मेडिकल से संबंधित और अलग अलग डिग्रियां ली है। जैसे कि एमबीबीएस के है, एमडी के है, ये सब कहां से लिए हैं? पीएमसीएच जो पटना है वहां से। फिर यहाँ पे एक डीए के डिग्री है, फिर आरसीजीपी। अब ये सब मेडिकल लाइन में पढ़ाई होता है। तो इतना सारा ये डिग्री लिए थे।
ये दोनों डिग्री ये कहाँ से लिए है? लंदन से। यानी कि पटना पीएमसीएस से तो पढ़ाई किए ही, साथ ही साथ ये लंदन में भी जाकर के पढ़ाई किए थे, वहां से भी ये सारी डिग्री लिए थे। He has read a number of papers in different national seminars. The recent being a seminar on epilepsy organized by Department of Neurology. अब देखो, क्योंकि ये बहुत जानकारी था इनको अलग अलग मेडिकल क्षेत्र में, खास करके एलर्जी के बारे में, तो जब भी डॉक्टरों का या कोई भी सेमिनार होता था स्वास्थ्य से संबंधित, सेमिनार मतलब समझते हैं, सेमिनारों मतलब न समझता है, जैसे हम कहें कि आज कोई नामी टीचर को हम बोले कि आज बुलाने वाले हैं तो अपने कोचिंग में, तो कोचिंग के सब बच्चा को आना है, वो जब आएंगे टीचर तो क्या करेंगे? तुमको आगे की चीज बताएंगे, पीछे कई सारी चीजों को वो बताएंगे, जो आएंगे वो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे। तो ये जो मीटिंग हुआ इसी को सेमिनार कहते हैं। तो ये एजुकेशन का सेमिनार होगा कि वो आके तुमको उस चीज के बारे में बताएंगे। ठीक, अभी का स्कूल इस सब में तो नहीं होता है, लेकिन कॉलेज इस सब में जाएगी तो वहां पे होता है। कॉलेज में अलग अलग अतिथि को बुलाया जाता है, जो अपने क्षेत्र में नामी होते हैं उनको बुलाया जाता है। कॉलेज के सभी स्टूडेंट उस दिन उसमें अपना उपस्थित होते हैं और जो भी वो बताते हैं उसको सुनते हैं, कुछ अपना भी सवाल है तो उनके सामने रखते हैं। तो यही सेमिनार होता है। ठीक, एक तरह की मीटिंग। तो कई सारे सेमिनारों में जो मेडिकल से संबंधित था, स्वास्थ्य से संबंधित था, तो सेमिनारों में इनको बुलाया गया है। जो नेशनल सेमिनार होते थे, यानी कि राष्ट्रीय लेवल के जो सेमिनार होते थे, पूरे देश के लोग वहां पे उसमें शामिल होते थे और बड़े बड़े डॉक्टर ये सब वहां पे आते थे, अपना सलाह देते थे, चीजों के बारे में बताते थे। तो वैसे सेमिनार, कितने सारे सेमिनारों में ये वहां पे जा करके कुछ आर्टिकल्स को पढ़े हैं, आर्टिकल्स के बारे में बताए हैं, यानी कई सारे सेमिनारों में ये शामिल हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले, मतलब किताब जब छपा है बताया जा रहा है कि रिसेंट में ये एक सेमिनार किए थे जो एपिलेप्सी पर तुमको ऑर्गेनाइज था और इसको इसी चीज पर इनको बोलना था। और ये ऑर्गेनाइज कौन किया, ये करवाया कौन, बुलाया कौन? द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी। ठीक, न्यूरोलॉजी के जो डिपार्टमेंट है, कहाँ? तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये पटना में एक कॉलेज है। ठीक, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब उस कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे हम लोग, मान लो तुम कॉलेज में जाएगा तो साइंस के ही मान लो तुम अब बीएससी करेगा, तो उसमें केमिस्ट्री का अलग डिपार्टमेंट, फिजिक्स का अलग डिपार्टमेंट, बायोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स का अलग डिपार्टमेंट, ऐसे करके बांटा हुआ रहता है। आर्ट्स में जाएगा तो हिस्ट्री का अलग डिपार्टमेंट, सोशियोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस का अलग, ऐसे करके क्या किया जाता है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। और इसी मेडिकल में भी क्या होता है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो था ना, वही ऑर्गेनाइज किया था और बुलाया था इनको। कहाँ है ये? पटना में। और वहां पे द प्रेजेंट आर्टिकल कंटेन्स यूजफुल टिप्स ऑन हाउ टू अवॉइड एलर्जी। और अभी जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, कि कैसे हम एलर्जी से बच सकते हैं, एलर्जी होता कैसे है और कैसे हम उससे बच सकते हैं। ठीक, अब इसका मतलब समझता है क्या होता है? एपिलेप्सी मतलब नहीं समझता है। इसका मतलब होता है मिर्गी। देखो यहाँ, इसका मतलब क्या होता है? मिर्गी। मिर्गी आता ना है, ये तो समझता है। मिर्गी आते कोई के देखा है, कहता चप्पल सुंघा दी। ठीक, तो मिर्गी पे ये बताए थे, मिर्गी अगर किसी को आ जाए तो ऐसे में हम क्या उपाय कर सकते हैं, या मिर्गी से कैसे हम बच सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों पर वो यहाँ पे बात किए थे। अभी हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? एलर्जी के बारे में। पहले बात सुन लो पूरा। ए लड़का, शुरू हो गया, पहले खिड़की बंद करो। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एलर्जी, और एलर्जी को अगर देखो तो मुख्य रूप से ये पार्ट है तुमको बायोलॉजी के, मेडिकल के। ठीक, वहां पे सारी चीजें पढ़नी होती है, लेकिन यहाँ पे हम उसको पढ़ने वाले हैं तो मुख्य रूप से तुमको लगेगा कि हम बायोलॉजी क्लास में हैं, एक बीमारी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो कई सारे ऐसे नाम भी आएंगे दवाई सबके, जो पहला बार सुना होगा तो अगर थोड़ा दिक्कत हो तो हैंडल करना, क्योंकि नाम कुछ टेढ़ा टेढ़ा भी। अभी का एपिलेप्सी मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, मिर्गी समझ में आ गया।
ज्यादा दिक्कत होगा तो आ जाएंगे अपन गांव वाला भाषा में और फिर पढ़ ले भैया का समझना जरूरी है। वन मॉर्निंग प्रेम शंकर woke up with an itching sensations of pain all over his body। एक दिन सुबह सुबह प्रेम शंकर उठा, आज जैसे उठा ना तो पूरा शरीर में चलो कभी ऐसे ऐसे नहीं हुआ है, कभी हुआ है ना कहीं ऐसे है? तो ऐसे ही हो रहा है, साथ ही साथ हल्का हल्का उसको क्या हो रहा है, दर्द भी हो रहा है। अब पूरा ऐसे से नोच रहा है, देखो कैसे दिखाए कैसे नोच रहा था। रुको तुमको दिखाते हैं, समझ लो। देखो कैसे नोच रहा था, बिल्कुल इस प्रकार। देखो यही तुमको एलर्जी, देख दीदी के घमोड़िया हो धर के पूरा बड़ा अच्छा लगा। देखो ये सब दिख रहा है तुमको, ये सब एलर्जी है। जितना तुमको दिख रहा है ना एलर्जी है। एलर्जी के अलग अलग सिम्टम्स होता है। सिम्टम्स मतलब लक्षण जो दिखाई देगा। जैसे इसको देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है लाल लाल है, ये सिम्टम्स है, दिखाई दे रहा है। सूजन हो जाए लाल रंग के, सूज जाए तो वो भी क्या चीज है, एलर्जी। ये देख ऐसे यही एलर्जी है। इसके अलावा एलर्जी होने पर आंख ऐसे लाल भी हो जाता है, ठीक। तुमको छींक भी आ सकता है बार बार एलर्जी होने से। जैसे देखो ये फूल है, अब फूल में परागकण होता है, बायोलॉजी में ये परागकण जब निकल के जाता है यहाँ नाक में, तो इससे भी कई लोगों को एलर्जी होता है, ठीक। आगे देखो तो हम क्या बता रहे थे तुमको एलर्जी के बारे में। तो प्रेम शंकर नाम के एक व्यक्ति है जो सुबह सुबह उठता है तो उसको क्या हो रहा है, खुजली हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमको हो क्या रहा है, ठीक। He could not understand what was the problem with him। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अचानक सुबह सुबह उठे, खुजली हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक। He went to a clinic। तो क्या करता है, वो जाता है एक एथी में, क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, डॉक्टर से मिलता है कि आखिर हमको ये क्या हुआ है। The doctor examined him and assured him that he would be okay। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको देखता है, जांच करता है, और तब डॉक्टर कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक हैं, कुछ दिन में, 1-2 दिन में आप ठीक हो जाइएगा। इन फ्यू डेज माने कुछ दिनों में आप सही हो जाइएगा। इट इज जस्ट एन इंस्टेंस ऑफ एलर्जी ही ऑब्जर्व। डॉक्टर कहता है कि आप कुछ दिन में ठीक हो जाइएगा, आपको कुछ नहीं हुआ है, ये बस एक थोड़ा सा एलर्जी हो गया है आपको। अब जैसी बात बोलता है, प्रेम वांटेड टू नो व्हाट एलर्जी। प्रेम सोचता है एलर्जी ये क्या होता है। डॉक्टर साहब से पूछ दिया कि डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाए, अलग बात है, पहले ये बताओ कि एलर्जी होगा क्या है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं रुको अब तुमको हम समझाते हैं एलर्जी क्या होता है। यहाँ पे तुमको दिया गया एलर्जी का पूरा डेफिनेशन। अगर कभी पूछ देवे कोई एलर्जी के डेफिनेशन तो बता सकता है। एलर्जी यू कैन से इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कॉजिंग अ वायलेंट रिएक्शन अगेंस्ट नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंस इज आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। देखो हमने के इस पर्यावरण में, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, इसमें कई सारे पदार्थ हैं, एक दो नहीं कई सारे पदार्थ यहाँ पे मौजूद हैं। अब इसमें कुछ पदार्थ तो नुकसानदेह है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो नुकसानदेह नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन कुछ लोगों की बॉडी होती है जो नुकसानदेह पदार्थों से, जो नुकसानदेह नहीं है, उन पदार्थों से भी उनको दिक्कत होती है। जैसे मान लो, समझने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे भिंडी जाना है, भिंडी, हाँ भिंडी नहीं जानता है,
कोचिंग इसको आओ कुछ नाम और लेडीज फिंगर अंग्रेजी में ना। गांव में रमतरोई कहा है। हाँ रमतरोई भिंडी। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, खाता है लोग, लेकिन हमको दिक्कत है। क्या ये कहीं से नुकसानदेह है? लेकिन मेरे लिए नुकसानदेह, हमको ये अच्छा नहीं लगता, हमको देखेंगे लगता। तो क्या है ये? एक तरह के कोई नुकसानदेह करने वाला चीज नहीं है, लेकिन मान लो अगर इसको खाने से हमारा शरीर में कुछ अलग प्रतिक्रिया हो, जैसे मान लो सूजन उजन हो जाए, खुजली होने लगे या कुछ भी हो जाए, छींक आने लगे, कुछ भी अगर वो बॉडी में दिखाएगा रिएक्शन, ठीक, तो इसको खाने से कुछ उल्टा रिएक्शन होने लगे, यानी हमको इस चीज से क्या है? एलर्जी है। लेकिन ये कहीं से भी एलर्जी वाला चीज नहीं है, लेकिन मेरे बॉडी के लिए क्या है? नुकसानदेह है। तो इसको हम कहेंगे कि हमको क्या हो गया? एलर्जी। अब हो ठीक। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि हम कह सकते हैं कि एलर्जी मानव प्रतिरक्षा प्रणाली की खराबी है, जो हमारे प्राकृतिक वातावरण में समान रूप से हानि रहित पदार्थों के खिलाफ एक हिंसक प्रतिक्रिया का कारण बनते हैं। समझो क्या हो रहा है। हमने के बॉडी में सबके अलग अलग बॉडी है, ठीक, तो कुछ के बॉडी की कुछ चीजों को ले लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ की बॉडी है कि वो चीज को नहीं ले पाता है। तो वही यहाँ पे प्रतिरक्षा प्रणाली कि कोई के है, जैसे मान लो धुआं है, आगे एग्जाम्पल में आएगा तुमको, धुआं, हम धुआं लिए, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, हमारा बॉडी उसको क्या कर ले रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है, उसको हैंडल कर ले रहा है। लेकिन तुम्हारा बॉडी क्या किया? जैसे ही तुम धुआं को लिया श्वास के रूप में, तुम्हारा बॉडी क्या करने लगा? उसको रिएक्ट करने लगा। यानी वो तुम्हारे बॉडी प्रतिरक्षा प्रणाली में एक खराबी है। वो खराबी ये है कि वो धुआं को एडजस्ट नहीं कर सकता है, तो तुरंत उन दोनों के बीच क्या हो जाएगा? आपके बॉडी के बीच या धुआं के बीच हो गया लड़ाई, तो खून खराबा होगा, तो उसका आपका शरीर पर असर दिखेगा लाल लाल, ठीक। तो इस तरह से यही होता है तुमको एलर्जी। कोई भी पर्यावरण में मौजूद ऐसा चीज जो हानिकारक नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति के शरीर के लिए वो क्या होता है? हानिकारक साबित होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। जैसे परागकण की यहाँ बात आएगा, फूल में से निकलता है ना, है ठीक, परागकण पढ़ा बायोलॉजी में। परागकण नाक में जाए तो कोई के बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले, कोई दिक्कत नहीं। किसी का है कि उसको जाते ही अट्ठी अट्ठी पूरा नाक उकलाल हो गया, नाक बहना शुरू हो गया, ठीक, तो ये सब समस्याएं शुरू हो जाती है, तो हम कहेंगे कि इसको परागकण से क्या है? एलर्जी है, ठीक। तो ये हो गया तुमको एलर्जी, समझ गया क्या होता है? यू में कॉल सच सब्सटेंस एलर्जेंस। अब इस तरह के जो पदार्थ उसको हम लोग एलर्जेंस कह सकते हैं। उस पदार्थ से जब हमको नुकसान होता है तो उसको हम एलर्जी कहते हैं। जैसे मान लो हमको भिंडी से एलर्जी है, भिंडी खाते ही हमारा शरीर को उसका कुछ सिम्टम्स दिखने लगे, कुछ लक्षण दिखने लगे गलत सा, यानी कि सूजन उजन आ जाए, खुजली होने लगे, कोई भी एक प्रतिक्रिया जो शरीर के लिए सही नहीं है, तो उस भिंडी को हम क्या कहेंगे? वो मेरे लिए एलर्जेंस हो गया, ठीक। और उससे जो हमारे बॉडी पर प्रभाव पड़ा उसको हम एलर्जी कहेंगे। तो जिस पदार्थ से आपके बॉडी पर एलर्जी होता है, तो एलर्जी पहुंचाने वाले पदार्थ को हम लोग एलर्जेंस कहते हैं, उसको कह सकते हैं, ठीक। द रिएक्शन क्रिएट्स एन इन्फ्लेमेशन which in turn can lead to a variety of symptoms such as hay fever, eczema, asthma and other conditions popularly referred to as allergies। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जैसे ही आप उस तरह के पदार्थ के संपर्क में आएंगे जिसको आपका बॉडी एडजस्ट नहीं करता है, जिससे उसको एलर्जी है, तो वो आपको कुछ सिम्टम्स देगा, यानी कुछ लक्षण दिखाएगा। जिसे लक्षण में है एक हे फीवर, हे फीवर मतलब हल्का बुखार लग जाना, तो उस चीज के प्रभाव में आते ही तुमको हल्का बुखार लग जाए। इसके बाद एक्जिमा हो जाए, अस्थमा हो जाए, सांस लेने इस सब में दिक्कत हो जाए। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो ये लक्षण है, ये दिखा रहा है कि तुमको क्या हो गया है? एलर्जी है। कोई चीज ऐसा गया तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारे बॉडी के संपर्क में, जिससे तुमको क्या है? एलर्जी है। वो सिम्टम्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं तो तुमको पता कैसे चलेगा? जैसे ही मान लो यहाँ पे हमको सूजन हो गया लाल लाल, सीधी सी बात है, अगर यहाँ लाल हुआ यानी हमारे बॉडी के अंदर कुछ तो गड़बड़ है,
तब ना हम जाके डॉक्टर को चेकअप के लिए जाएंगे। हमको पता न चलेगी क्या हुआ है तो कैसे पता चलेगा? अगर हमारा बॉडी उसको ना दिखाए तो हम कैसे जानेंगे कि हमको क्या हुआ है? तो यहाँ पे तुम्हारा बॉडी कुछ यहाँ पे लक्षण दिखा देता है, जिसके आधार पे तू जान सकता है कि हमको जरूर शरीर के अंदर कुछ हुआ है। वो डॉक्टर से चेकअप करा तो बताएगा कि आपको एलर्जी हुआ है कि कैंसर हुआ है। समझ गए? आगे देखिए, ये सब तो पढ़ लिए हैं, ये सब लक्षण है तुमको। ठीक, ऐसे बार बार छींक आना, आंख के लाल हो जाना, ऐसे यहाँ पे जो लाल लाल हो गया है, सूजन आ जाना, ये सारी चीजें आपका लक्षण है। ये बताता है कि आपके बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ है, लड़ाई चल रहा है अंदर। आगे देखियो क्या होगा। देयर आर जेनेटिक एंड एनवायरमेंट रिस्क फैक्टर। अब देखो, इसके कई सारे कारक हैं, एलर्जी होने के कई कारक हैं। ये तुमको वंशानुगत भी हो सकता है, यानी दादा से पापा में आया, पापा से तुम में आ जाए, तुमसे तुम्हारे आने वाले वंशज में चला जाए, तो ये वंशानुगत भी होता है। और ये तुमको पर्यावरण में मौजूद चीजों से भी होता है। दो तरह की चीज होता है। जैसे मान लो हमको अगर भिंडी से एलर्जी, उसको खाने के बाद हमारे शरीर में कुछ रिएक्शन होता है, तो हो सकता है कि मेरा आने वाला जीवन से मेरा बेटा हो बेटी हो, उसको भी उस चीज से एलर्जी हो जाए, यानी उसको भी खाने पर उसका बुरा प्रभाव उसके शरीर पर देखने को मिले, नोचनी वगैरह जो भी होता है, खुजली वगैरह हो जाए। ठीक, तो वंशानुगत भी होता है और इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे चीज उपलब्ध है जिसके कारण भी ये एलर्जी हमको होता है। ठीक, to develop allergic symptoms, one must first to exposed to the specific allergens for some time to build up the allergic sensitivity and then once more to trigger the allergic reaction। अब देखो, एलर्जी एक दिन में भी नहीं होता है, वो बार बार जब उस चीज के संपर्क में जाएगा ना तब होता है। जैसे मान लो हम अपने एग्जांपल में देखें, हमको भिंडी से एलर्जी है, तो ये एक दिन में कहानी नहीं हुआ है। एक दिन खाएं कोई दिक्कत नहीं, हल्का महसूस करा गया, धीरे 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 एक बार क्या हुआ कि जब बार बार आने लगा तो अचानक से मेरा बॉडी क्या करने लगा, उसको ट्रिगर करने लगा। ट्रिगर मतलब उसके खिलाफ होने लगा कि एक बार दे दिला ठीक हवा, बार बार दे था ये ना चलता हुआ। जैसे गांव घर में होगा कोई दोस्त यार या कोई भी रिश्तेदार में जेकर बात या कोई भी रवैया तुमको पसंद नहीं आता होगा। मान लो गांव तुम्हारे रिलेशन में कोई वो छोटा बच्चे है, बहुत लतखोर है, ठीक, तो एक दो दिन के लिए है तो तू उसको क्या कर लेगा, बर्दाश्त कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कई दिनों के लिए आ रहा है, बार बार आ रहा है, वही लतखोरी कर रहा है, तब क्या करेगी, उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू करेगी, ट्रिगर कर देगी उसके मम्मी पापा पे ही। ये एक दिन के अलावा ठीक हवा, रोज रोज करता हुआ तो ये न चलता हुआ। तो यहाँ पे एलर्जी भी उसी प्रकार है, किसी पदार्थ से, जैसे मान लो तुमको प्रदूषण से ही एलर्जी है या परागकण से ही एलर्जी है, तो एक दिन में नहीं होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। पहले तुमको लंबे समय तक उसके संपर्क में रहना होगा। बॉडी तुम्हारा जब करते जाएगा टरते जाएगा, और जब बार बार हो जाएगा ना तब वो उस पर क्या करेगा, रिएक्ट करना शुरू कर देगा। हमको तो लगा था एक आध दिन देगा, रोज रोज दे रहा है, तो उस पे क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, यानी रिएक्ट करना शुरू करेगा, और वहां से तुम्हारे अंदर एलर्जी का विकास होगा, वहां से एलर्जी तुमको देखने को अब मिलेगा। तो एक दिन में एलर्जी नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। हो सकता है अभी तुम यहाँ एनवायरमेंट में कोई ऐसा चीज है जिससे तुमको एलर्जी होने वाला है, लेकिन अभी बार बार उसके संपर्क में नहीं गई है, तो धीरे धीरे हो सकता है कि वो तुम्हारे बॉडी में तैयार हो रहा होगा, और अचानक से वो एक दिन ट्रिगर करेगा, और उसके बाद तुमको पता चल जाएगा कि हमको इस चीज से एलर्जी होता है। जैसे हमारे को सर जी थे ना, थे नहीं, हाँ, जब हम 12th में पढ़ते थे तब उनको एलर्जी है गोबर से। गोबर देख लिए ना तो उनका कहते थे कि जुटपुट्टी हो गया, मतलब एलर्जी पूरा शरीर में। अभी देखा है ना जिसे एकदम हो जाता है दुदरे दुदरे, ठीक वैसे हो जाता है। देखे था, चढ़ गए तो उनका हालत खराब। ऐसे जा रहे हैं रास्ता में, उनको गोबर दिख गया, उतने में उनका बॉडी रिएक्ट कर देता है कि तू काहे देखा देखना भी नहीं है। और चढ़ जाते हैं तो पूरा कहते हैं कि देह में सिंदूर लगावो, चेला सिंदूर लगाते थे, जुटपुट्टी कहते थे कि जुटपुट्टी हो गया है। ठीक, मुख्य रूप से बता ही रहे कि जो गोबर है उनसे उनको क्या है, एलर्जी है। जैसे उसको संपर्क में जाएंगे उनका बॉडी क्या कर देगा, रिएक्ट कर देगा उस पे,
ये कैसे आ गया हमारा में, टच कर गया, ठीक। तो वो चीज जो उनमें हुआ होगा तो एक दिन में नहीं हुआ होगा, वो धीरे धीरे उनका बॉडी में हो रहा होगा, लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहा होगा, और उसके बाद रिएक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक। आगे देखो, environmental factors such as smoking and pollution will also add to the risk। अब एलर्जी में पर्यावरण में मुख्य रूप से दो चीज के यहाँ बताया गया है, एक स्मोकिंग और दूसरा पोल्यूशन, यानी धूम्रपान और प्रदूषण। धूम्रपान करते हैं, सिगरेट वगैरह ये सब पीते हैं, तो उसके धुआं से भी हमको एलर्जी हो सकता है, या वायुमंडल में जो प्रदूषण फैला हुआ है तो बार बार अगर हम उसके संपर्क में जा रहे हैं तो उसके कारण भी हमको हो सकता है, ये थोड़ा सा एलर्जी के रिस्क को बढ़ा देता है ये दोनों। आगे देखो, इनिशियली एलर्जी ऑफन अपीयर्स एज सीमिंगली benign condition such as hay fever during the pollen season। देखो कहा जाता है कि शुरुआत में एलर्जी अक्सर एक सौम्य स्थिति के रूप में दिखाई देती है जो पराग के मौसम के दौरान हे फीवर के रूप में तुमको संकेत देगा। पराग मौसम समझती है, जिस टाइम पे फूल खिलता है, जब फूल खिलेगा तब लोग में परागकण आएगा, तो परागकण हवा में फैल जाता है, वो छोटा छोटा रहता है एकदम कण के रूप में, हाथ में लो तो ऐसे हो जाता है एकदम धूड़ी जैसा, तो वो क्या होता है हवा में फैल जाता है। तो जैसे वो हमारे नाक में जाता है तो उसका बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देता है उसके खिलाफ। तो मुख्य रूप से बताया जाता है कि शुरुआत में ये छोटी अवस्था में रहता है, और मुख्य रूप से जो पराग के मौसम है, यानी जो ये परागकण बनता है, फूल खिलता है, उस मौसम में बुखार सर्दी के रूप में तुमको वहां पे बताएगा, वो तुमको संकेत बॉडी देगा कि यहाँ से एलर्जी तुमको शुरू हो रहा है। In fact, many people gradually build up on allergic condition over many years before experiencing any symptoms whatsoever। कहा जाता है कि वास्तव में कई लोग किसी लक्षण का अनुभव करने से पहले कई वर्षों तक धीरे धीरे एलर्जी की स्थिति का निर्माण करते हैं। अचानक उनमें नहीं होता है, कई वर्ष लग जाता है, ठीक, तब उनमें होता है। However, for some unfortunate people, a certain food or drug or an ordinary insect bite can result in sudden life-threatening anaphylactic shock। अब देखो, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको में जो एलर्जी शुरू होता है लंबा टाइम में होता है, वर्षों लग जाता है वो, तब उनके शरीर उसका रिएक्शन करना शुरू करता है, तब उनको पता चलता है कि हमको एलर्जी है। कुछ अभागे लोग भी हैं, अभागे मतलब किस्मत से खराब आदमी, जैसे हम अपन सर के भी चर्चा किए ना, वो किस्मत से खराब आदमी है बेचारे, एलर्जी के मामले में देखने से उनको एलर्जी हो जाता है, एकदम तुरंत देखे या चढ़ लात ऐसे दिए, पैर ऐसे उन पे पड़ा और देख ले कि मैं पैर इस पे पड़ा है, बस शुरू हो गया उनको। फिर कहते थे कि एविल के गोली खाते हैं तब जाके तनी नॉर्मल होता है, सिंदूर सब लगाते हैं तो नॉर्मल होता है। तो वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एकदम उसके संपर्क में जाते ही एलर्जी हो जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कई वर्ष लग जाता है। तो दो तरह के लोग होते हैं, किसी को तुरंत एक छोटा सा कोई कीट पतंग काट लिया उससे भी उनको एलर्जी हो सकता है, या कुछ भोजन कर लिए जो उनका बॉडी नहीं लेता है तो भोजन करते ही, या कोई दवा ले लिए तो दवा लेने से, भोजन लेने से, या किसी कीट पतंग को काटने भर से ही उनको एलर्जी हो जाता है, और कई बार तो एलर्जी जानलेवा तक ही पहुंच जाता है। इतना हो जाएगा तुमको कि वो जानलेवा भी हो सकता है, ठीक। आगे देखो, फर्दर मोर ऑफ दोज एलर्जीज विच स्टार्ट एज एक्जिमा और गैस्ट्रोनेशनल प्रॉब्लम्स मेनी इवॉल्व इनटू अस्थमा फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्विंग respiratory symptoms such as hyperreactivity and obstruction of the airways। अब आगे बताया जा रहा है कि यहाँ पे इसके अलावा जो अभी हम पढ़े कि छोटा है, कुछ लोग हैं जिनको वर्षों लग जाता है एलर्जी के बारे में जानने में, उनका बॉडी कई वर्षों में रिएक्ट करना शुरू करता है, कुछ के तुरंत कर देता है। इसके अलावा और जानो तो एलर्जी में से एक्जिमा, उसके बाद हमने के आंत में कुछ बीमारी, आंत से संबंधित, समझती है ना, आंत समझती है ना, बड़ी या छोटी आदि से समझती है, तो आंत संबंधी समस्या के रूप में शुरू होती है, यानी कि एक्जिमा हो जाएगा,
या तुम्हारे शरीर के अंदर जो आंत है उसमें कुछ बीमारी हो जाएगा, और वहां से ये शुरू होता है, फिर ये अस्थमा में बदल जाएगा। अस्थमा जैसी होगा तुमको श्वास लेने में दिक्कत होगी। बोरिंग लग रहा है क्या क्लास में? ना तो थोड़ा सा चैप्टर बायोलॉजी वाला है, बीमारी वाला है, ठीक। अब जो है वो तो देना पड़ेगा। तो हो सकता है आपको अस्थमा हो जाए, और उसके बाद जैसे ही अस्थमा होगा आपको श्वास लेने में दिक्कत होने लगेगा। हाइपर रिएक्टिविटी और वायु मार्ग जो श्वास नली है उसमें तुमको दिक्कतें आने लगेगी, रुकावट आने लगेगी, और ऐसे में अगर आपको सही इलाज नहीं हुआ तो हो सकता है श्वास न लेने के वजह से आपकी मौत भी हो जाए। मान लो एलर्जी से तुमको वो एलर्जी होता है जिससे आपको अस्थमा हो जाता है, कि जैसे हमें जैसे अमर साहब जी के तो जुतपुत्ती हो जाता था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको गोबर पर चढ़ते ही अस्थमा वाला बीमारी हो जाए तो उसको सांस लेने में क्या होने लगेगी? किसी को हो सकता है, तुमको होता है, किसी को हो सकता है। देखो जरूरी नहीं है कि एक ही चीज से तुमको एलर्जी हो, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग चीज से एलर्जी होता है, ठीक। कोई के बॉडी इस चीज को नहीं ले पा रहा है, कोई के बॉडी उस चीज को नहीं ले पा रहा है, तो अलग अलग चीज से एलर्जी होता है। और अगर इस तरह की चीजें हो गई, अस्थमा हो गया, श्वास लेने में दिक्कत हो गया, वायु मार्ग में रुकावट हो गया, तो इससे क्या होगा? आप पर बहुत बड़ा ये एक नुकसानदेह ये साबित होने वाला ये चीज। तो इसको एक साथ कहा जाता है एलर्जी मार्च। ये जो चीज है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलर्जी मार्च कहते हैं। यानी कि शरीर में जाना, एक्जिमा होना, फिर अस्थमा होना, फिर हाइपर रिएक्टिविटी होना, फिर तुमको वायु मार्ग में रुकावट आना, ये एक लंबा प्रक्रिया है। एक तरह से इसे समझो कि जो एलर्जी है वो छोटा बउआ से बड़का हो रहा है, जवान नीचे से एकदम, ठीक। तो इसी को पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एलर्जी मार्च कहते हैं, ठीक। अब आगे आइए। Our basic understanding of allergy has evolved from the discovery in 1967 of a previously unknown antibody hemoglobin। अरे हम जान रहे थे बोले में हम गड़बड़ाएंगे, तो उसको कोई बात नहीं, उसको देखो क्या पढ़ते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। आई गए मैया हिंदियों उसने है इम्यूनोग्लोबुलिन, हमरा हिंदियों न पढ़े देखो इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक। जब कोई चीज ना पढ़े हमें तो उसको छोटा छोटा में तोड़ दो। इम्यूनोग्लोबुलिन, तो ये एंटीबायोटिक है। इम्यूनोग्लोबुलिन ई एक एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक समझते हैं? दवा होता है जो कोई भी बॉडी में तो रिएक्शन करेगा ना, तो उसको वो उसके खिलाफ काम करता है। यानी मान लो हमको जैसे हम भिंडी खाएं तो हमको बॉडी में रिएक्शन करेगा, कुछ सेल्स है जो उसके खिलाफ काम करेगा, तो एंटीबायोटिक क्या करता है? उसको शांत करता है, ठीक। उसको मतलब एक तरह की दवा है तुमको एलर्जी से इलाज का। उस दवा का क्या नाम है? इम्यूनोग्लोबुलिन ई। शॉर्ट में इसको IgE के नाम से भी जानते हैं। हाँ मिल जाएगा। तो इसका खोज कब हुआ तुमको? 1967 में। और उसके बाद हम लोग और बेहतर से एलर्जी को समझ पाए, उसका इलाज कर पा रहे हैं। बाय साइंटिस्ट्स इन अपसला एंड बाल्टीमोर। द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ IgE एंटीबॉडीज इज दैट दे कैन बी स्पेसिफिक फॉर hundreds of different allergens। अब देखो ये चीज खोजने के बाद, खोजा कौन? तो दो वैज्ञानिकों ने। कौन कौन? एक का नाम है अपसला और एक का नाम है बाल्टीमोर। ये दो वैज्ञानिकों द्वारा इसका पता लगाया गया, और उसके बाद आज इसको और विकसित बनाया गया है, दवाई को और प्रभावकारी बनाया गया है, और इसमें विकास हो रहा है। और आज ये ऐसा दवाई है जो ले लो तो ऐसा सैकड़ों एलर्जी के चीजें देखा में अकेले दवाई काम कर देगा। जैसे मान लो हमारे सर के गोबर से वो एलर्जी था, ले लीजिए दवा ठीक हो जाएगा। अगर हमको भिंडी से एलर्जी है तो हम भी वही दवाई ले लिए, हमको ठीक हो जाएगा। अगर तुमको धुआं से प्रॉब्लम है तो दवा ले लो, ठीक हो जाएगा। यानी एलर्जी अलग अलग चीजों से हो रहा है, लेकिन दवा कौन लेना है? यही इम्यूनोग्लोबुलिन। हाँ गर्मी से हो सकता है तुमको हो जाए, हम कह रहे
एलर्जी के अलग अलग सिम्टम्स है, अलग सबके बॉडी अलग अलग चीजों से होता है। कोई एक चीज नहीं है, किसी को गर्मी से हो जाए, किसी को ठंड से हो जाए, हो सकता है। अब आगे तो अरे एलर्जी मतलब है कुछ, अभी डेफिनेशन में कहां पर है, जिसको हमारा बॉडी नहीं ले पाता है, जिसके खिलाफ बॉडी रिएक्ट करता है, उसका कुछ तुमको लक्षण दिखे। अब गर्मी के खिलाफ और ठंड के खिलाफ तो सबके बॉडी रिएक्ट करता है, लेकिन वो ना कि गर्मी लगी थी ऐसे किए रहे। एक हुआ कि तुमको कुछ शरीर में कुछ अलग चीज दिखाई दिया, सूजन हो गया, खुजली हो गया, इस तरह की चीज, तब समझो कि एलर्जी है। ये ना कि पूरा गर्मी लगी था आगे मैया हमारा एलर्जी हो गया, वो एलर्जी थोड़े, तो गर्मी लग रहा है तो इसी से कर रहा है, वो बॉडी में कुछ तुमको दिखाएगा सिम्टम्स, ठीक, तब समझो तुमको एलर्जी हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो दवाई है इम्यूनोग्लोबुलिन की, वो ऐसे 100 से भी ऊपर ऐसे एलर्जी के जो भी चीज है उस पे ये काम करता है, उसको ठीक करने में काम करता है। कंटिन्यूड रिसर्च हैज सिग्निफिकेंटली एडवांस्ड आवर नॉलेज regarding for example the interaction between IgE and inflammatory cells। अब देखो लगातार इस चीज पर रिसर्च चला धीरे धीरे, और इसको जानने का प्रयास किया गया और किया गया, और आज हम इतना इसके बारे में जान चुके हैं, इतना और इसमें एडवांस हो चुके हैं कि हम यहाँ तक भी जानते हैं कि जो ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स है और जो आईजी, इन दोनों के बीच के संबंध को भी हम लोग समझ पाते हैं, कैसे ये जाकर के उस पर काम करता है। तो सभी चीजों की जानकारी अब ले ली गई है, और किसी चीज के बारे में हम जितना ज्यादा जानकारी लेते हैं वो उतना ही हमारे लिए लाभदायक होता है। ठीक, आगे आइए। फॉर इफेक्टिव अस्थमा मेडिकेशन वन नीड्स टू लुक बियॉन्ड टू ऑब्वियस सिम्टम्स। कहा जाता है कि अस्थमा की प्रभावी दवा के लिए व्यक्ति को स्पष्ट लक्षणों के परे देखने की आवश्यकता होती है, उससे आगे भी आपको देखना होगा। एंटी हिस्टामिन्स for example may provide a temporary relief by masking the symptoms but have virtually no effect on the underlying inflammations। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब हमने का अस्थमा होता है तो हम कई तरह के दवा लेते हैं, जिसे एक दवा के नाम बताया गया है जिसका नाम है एंटीहिस्टामाइन। ठीक, तो एंटीहिस्टामाइन जो दवा है वो क्या करता है कि अगर मान लो आपको किसी चीज से एलर्जी है, अस्थमा है, तो ये कुछ देर के लिए आपको उस लक्षण से आपको राहत दे देगा, यानी जैसी दवा खाएं तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो परमानेंट आपको ठीक हो गया। वो कुछ टाइम के लिए क्या किया है, मास्किंग कर दिया। मास्किंग मतलब वो उस लक्षण को ढक दिया है। आपको लग रहा है कि हम अब ठीक हो गए, लेकिन अब ठीक नहीं है, वो फिर से आपको हो सकता है। वो अस्थायी राहत देता है, यानी कि जब हुआ है तब के लिए वो राहत दे रहा है, हमेशा के लिए आपको राहत नहीं दे रहा है। फिर से उस वस्तु से आपको एलर्जी हो सकता है। अगर धुआं से आपको हुआ है तो ये दवा लेने के बाद आपको तुरंत ठीक हो जाएगा, आराम मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब धुआं से आपको फिर से एलर्जी नहीं होगा। वो तुरंत आपको राहत दे दिया है, लेकिन वो अंदर ही अंदर काम अपना कर रहा है, और उसका प्रभाव आपको बाद में देखने को मिलेगा सूजन के रूप में। इन्फ्लेमेटरी मतलब होता है सूजन हो जाना, इन्फ्लेमेशन मतलब, तो ये तुमको बाद में देखने को मिल सकता है। अदर फैरम ये मैया फिर उसने देखो यहाँ फार्मास्यूटिकल्स, इसको क्या पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल्स। अब बताओ ऐसे अंग्रेजी हम लिख के दे दे पर हो खाता है, ये लोग थोड़ा सा हम बोले थे कि टफ लगेगा, कुछ ऐसा वर्ड है जिसका आप उच्चारण हमरो से न हो रहा है। ठीक, तो क्या बोलते हैं उसको, फार्मास्यूटिकल्स जो है नोन टू बी इफेक्टिव फॉर सीजनल एलर्जी, एलर्जी कर दो, मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटेड वीक्स बिफोर एक्सपोजर। कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक और दवा के नाम बताया गया है जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल्स। ठीक, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमको मान लो कि पता है कि परागकण के मौसम आएगा तो हमको एलर्जी होगा, तो आप क्या कीजिए, उस सीजन को आने से पहले ही दवा ले लीजिए, तो आपका बॉडी पहले से उस चीज के लिए तैयार रहेगा। ठीक, तो कुछ हफ्ते पहले आप यहाँ पे इसको अगर ले लेते हैं तो आप उससे, आपका बॉडी पहले से तैयार रहेगा और आप उस एलर्जी से बच सकते हैं। द क्लिनिकल यूज ऑफ इनहेल्ड
steroids is currently gaining ground due to their anti-inflammatory effects, although over treatment may have serious side effect। अब देखो, जब भी इस तरह के दवा लें तो आप क्लिनिक से, डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, उनसे सुझाव ले ले, उनसे बातचीत करके, उनसे दिखा करके ही दवा ले। क्योंकि अगर इस दवा को आप बहुत ज्यादा लेते यानी ओवर ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका आपके ऊपर साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, यानी कि उस दवा को लेने से भी आपके बॉडी में कोई बीमारी, कोई भी चीज हो सकता है। ठीक, तो बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट लेने से भी साइड इफेक्ट उसका पड़ता है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही उन दवाओं का उपयोग करें। टू इंश्योर द लोवेस्ट इफेक्टिव डोसेजेस थ्रू आउट द ट्रीटमेंट, द लेबोरेटरी कैन periodically monitor the occurrence in serum of ECP released from inflammatory cells। अब यहाँ पे आगे का बताया गया है, थोड़ा सा यहाँ से आपको बायोलॉजी की चीज है तो थोड़ा अंदर जाना होगा, हम हिंदी में यहाँ बता दे रहे हैं। देखो, उपचार के दौरान सबसे कम प्रभावी खुराक लेना चाहिए, यानी कि वैसा दवा ले हम जो हमारा, जिसको हमारा शरीर हैंडल कर पाए। आप अपने से ले लिए, हाई पावर के दवा ले लिए जितना को आपको आवश्यकता नहीं था, तो उसका आपका क्या होगा शरीर पर? साइड इफेक्ट। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा तो आपको वही दवाई वो रिकमेंड करेगा जो आपके बॉडी के लिए सही है। ठीक, तो वैसे ले। प्रयोगशाला समय समय पर सूजन कोशिकाओं में जारी ईसीपी के सीरम में होने की निगरानी कर सकती है। यहाँ पे बताया गया है तुमको एक ईसीपी। ठीक, ईसीपी को हम कहते हैं ऐसे, फुल फॉर्म देखो तो यहाँ पे लिखा गया है इस्नोफिलिक कैटोनिक प्रोटीन, और ये बनता कहाँ है? तो ये बनाता है इसको व्हाइट ब्लड सेल्स, जो WBC होता है ना वो। तो ये जो चीज बनाया गया है ये हमने के लिए एक प्रोटीन है जो प्रतिरक्षा प्रणाली में सक्रिय रूप से लगे कुछ सफेद रक्त कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। और यहाँ पे आगे देखो, कहने क्या, यूजिंग अ डायग्नोस्टिक टेस्ट डेवलप्ड बाय फादिया ECP कैन बी डिटेक्टेड इन योर बॉडी फ्लूइड्स। अब यहाँ पे एक फादिया नाम बताया गया है, दवा हो सकता है, द्वारा विकसित एक डायग्नोस्टिक टेस्ट का उपयोग करके शरीर के तरल पदार्थों में ECP का पता लगाया जा सकता है। यानी कि यह एक टेस्ट है। ठीक, इस प्रकार से ऐसे करके हम टेस्ट करके, डायग्नोस्टिक टेस्ट करके हम इसके बारे में जान सकते हैं। इतना हमारा यहाँ पे आज डेवलपमेंट हो चुका है कि ये जो अंदर पाया जाता है ECP, इसके बारे में जानकारी हम ले सकते हैं। ये एक तरह के प्रोटीन होता है, तो इसके बारे में भी हम जानकारी ले करके फिर उसके बाद इसका इलाज हम कर सकते हैं। ठीक, और आगे देखो, अब है ये सब तुमको बीमारी हो गया, अब कैसे एक से हम बचें, क्या करना है? एकदम घरेलू उपाय। सोनू, राते तो लगन न हले, इन्हें गांव में कनु जगो न हो, अब मेलो के टाइम न है, छठो अभी न ले है, तो तू सूत का है, सूतित का है, बर्थडे में गेला, तब बर्थडे तो तुरंत खत्म हो जाए। आगे देखो, ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। ये जो हमने के एलर्जी हो जाता है उसको हम कैसे इलाज कर सकते हैं? देयर आर 3 जनरल अप्रोचेस टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिसीजेज। यहाँ पे हम लोग जो ये एलर्जी है उससे बचने का 3 मुख्य उपाय बताया गया है कि मुख्य रूप से उपाय है, सामान्य रूप से उपाय है। सच है एलर्जिक रिटिन्स, जिसको हम लोग एलर्जिक रिटाइंस के नाम से भी, राइनाइटिस के नाम से, हिंदी आज हमारा पढ़ना रहा है, राइनाइटिस के नाम से, एलर्जिक राइनाइटिस के नाम से भी ऐसे हम समझ सकते हैं कि ये 3 चीज है जिससे हम बच सकते हैं। कौन कौन 3 चीज है? पहला, अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेन, जो पता है कि इस पदार्थ से हमको एलर्जी होता है तो क्या करना है, उससे बचिए। दूसरा, मेडिकेशन टू रिलीफ सिम्टम्स, दूसरा क्या करना है, लक्षणों से राहत के लिए दवा लीजिए। और तीसरा है तुमको एलर्जी शॉट्स
तो ये 3 उपाय करके हम एलर्जी से बच सकते हैं। अब और क्या करना है, देखो यहाँ पे सजेशन में दिया गया है सुझाव। क्या करना है, वियर अ पोलन मास्क व्हेन मूविंग द ग्रास एंड हाउस क्लीनिंग। आपको पता है कि परागकण से या धूल कण से हमको एलर्जी है, तो क्या कीजिए, जब भी उस तरह के काम करें, आप घास सबके काट रहे हैं, हटा रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, तो आप क्या कर लीजिए, मुंह पे मास्क पहन लीजिए, ताकि जो परागकण है, धूल कण है, वो सब आपके शरीर के अंदर ना जा पाए, आपका नाक उसको ना ले पाए। तो आप मास्क पहन लीजिए, ऐसे बच सकते हैं। स्टे इंडोर्स इन द मॉर्निंग व्हेन द पोलन काउंट्स इज एट इट्स हाईएस्ट एंड ऑन वाइंडी डेज। अब कह रहा है कि सुबह के समय जब परागकण सबसे अधिक होता है और हवा वाला दिन, क्योंकि उस दिन भी परागकण का होगा, हवा आएगा तो परागकण और ज्यादा बढ़ेगा उसके साथ, तो वैसे टाइम में आप क्या कीजिए, घर के अंदर रहिए, सुबह सुबह घर के अंदर रहिए, और अगर तेज हवा चल रही है तब भी आप घर के अंदर रहिए, तब आप इससे बच सकते हैं। रीड एंड अंडरस्टूड फूड लेवल फॉर पीपुल विद द फूड एलर्जी। अब जिन लोगों को खाने से एलर्जी है, तो जब भी आप कोई खाना खा रहे हैं बाहरी चीज, तो उसमें सब चीज बताया रहता है कि कौन चीज कितना है इसमें, तो आप एक बार फूड लेवल चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि मेरे खाने लायक है कि नहीं है, तभी उसको खाइए। कीप विंडोज एंड डोर्स क्लोज ड्यूरिंग हैवी पोलिनेशन सीजन। जब परागन के मौसम आ जाए, यानी फूलों को खिलने वाला जो मौसम होता है, जिस टाइम पे परागन वायुमंडल में ज्यादा रहता है, तो वैसे टाइम पे अगर आपको इससे एलर्जी है, तो तब आप घर से तो बाहर नहीं निकलना है। आप अपने घर के खिड़की और दरवाजे भी बंद रखें, नहीं तो वो हवा के रूप में, हवा के साथ मिलकर आपके घर में आ जाएगा, फिर वो आपके नाक में चला जाएगा और फिर वो आपके शरीर पर रिएक्ट करेगा। ठीक, तो ऐसे करके भी इससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा और धैर्य बना लीजिए, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, हम खत्म कर देंगे। आगे देखो, रीड द होम ऑफ इंडोर प्लांट्स एंड अदर सोर्सेज ऑफ मिल्ड्यू। अब देखो, कुछ लोगों को, खास करके शहरों में लोगों को घर के अंदर प्लांट लगाने का, पेड़ पौधा लगाने का शौक होता है, छोटा छोटा बड़ा, हम लोग के गांव में भी लगता है। और अगर आपको फूल से ही एलर्जी है, परागकण से ही एलर्जी है, पराग से ही एलर्जी है, तो ऐसे में आप इन सब चीजों को घर में न लगाएं। ठीक, घर से उसको बाहर रखें, तो ऐसे बच सकते हैं। डोंट अलो डेंडर प्रोड्यूसिंग एनिमल्स इन द हाउस। देखो, वैसे जानवर जिनसे डेंडर पैदा होता है, यानी कि कोई जानवर के चीज से आपको एलर्जी है, उसके दुर्गंध से, सुगंध से, किसी चीज से एलर्जी है, हो सकता है किसी को, जैसे मान लो किसी घर में कुत्ता है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कुत्ता को लेता है गोद में तो उसको एलर्जी हो जाए, शरीर में ठग गया तो उससे भी एलर्जी हो जाए। एलर्जी के अलग अलग चीज है, कुछ किसी भी चीज से तुमको हो सकता है, तो आपको क्या करना है, अगर वैसा चीज है तो उसको अपना घर के अंदर नहीं आने, तो उससे बचे। फिर देखो, चेंज फीडर पिलो वुलन ब्लैंकेट्स एंड क्लोथिंग टू कॉटन और सिंथेटिक मटेरियल। अब कुछ लोग, खास करके यहाँ लड़की के अलग शौक होता है, पंखोला ले, चप्पलवा लेती है ना सा, चप्पलवा के ठीक ओका में 2 कान, बैग ले ले है, बैगों के पीछे 2 कान, जूता ले ले ओकरो में 2 कान, तो पंखोला जो तकिया लेवे की आदत है, ठीक, ऊनी कंबल, तो ये सब चीजों से आप बचिए, इन सब कपड़ों से बचिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे धूल कण मिल जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। और उसके जगह आप क्या पहनिए, सूती या सिंथेटिक जो कपड़ा है उसको पहनिए, उसका प्रयोग कीजिए, तब आप उससे बच सकते हैं। अगर उस चीज से एलर्जी है, तो एलर्जी नहीं है तो खूब पंखोला पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पप्पा के परी बना रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, इनक्लोज मीटर से बॉक्सिंग स्प्रिंग से एंड पिलोज इन प्लास्टिक बैरियर क्लोथ। कहा जा रहा है कि गद्दे, बॉक्स स्प्रिंग और तकियों के प्लास्टिक के अवरोधकों कपड़ों को बंद करें। अगर इस चीज से आपको एलर्जी है तो इसको भी आप बंद कीजिए। वॉश शीट्स, मैटर्स, पैड एंड ब्लैंकेट वीकली इन हॉट वाटर एट लीस्ट 130 फ़ारेनहाइट। कहा जाता है कि आपके घर में जो भी कपड़ा है, चादर है, गद्दा है, कंबल है, अगर आपको उन सब चीजों से एलर्जी होता है, तब न होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एलर्जी होता है तो उन कपड़ों को आप क्या कीजिए, कम से कम सप्ताह में 1 बार उसको गर्म पानी से धोइए। पानी कितना गर्म होना चाहिए, कम से कम 130 फ़ारेनहाइट उसकी तापमान होना चाहिए, उतना को वो गर्म होना चाहिए, और उसको क्या कीजिए, धोइए, तब आप इससे बच सकते हैं। रिमूव कारपेट्स एंड अप होल्स्टर्ड फर्नीचर। अब यहाँ पे कहा गया है कि कालीन और असंभव
ये वाला जो भी चीज है कालीन ये सब नीचे बिछाया रहता है, ठीक, शादी ब्याह में भी बिछता है, ठीक, तो वो वाला में गंदगी ज्यादा रहता है। और आपको अगर उस चीज से एलर्जी है तो आप इस सबको क्या कर दीजिए, हटवा लीजिए अपना ऑफिस में, घर में अगर इस सब चीज लगाए हुए तो उसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, तब आप उससे बच सकते हैं। यूज एक्रीसाइड, अब यहाँ पे क्या करा है, एस्रीसाइड जो है एकरा क्या किया जाता है, यह एक तरह के तुमको दवा है। एस्रीसाइड जो है एक दवा है जो क्या काम करता है, घर के धूल कणों को मारने का काम करता है। छिड़काव कीजिए उसका, ठीक, रसायन है एक, उसको डालिएगा तो घर के धूल कण को मार देगा। दूसरा और एक का बता दिया है टैनिक एसिड, ये क्या करता है, एक ऐसा घोल है जो कणों के मल में उपस्थित एलर्जन को निष्क्रिय कर देता है, यानी उसको मार देता है। तो आप एसारीसाइड जो है, एसारीसाइड उसको और टैनिक एसिड इन सब के घोलों का छिड़काव करके भी आप एलर्जी से बच सकते हैं। और फाइनल ये है, हो गया तुमको खत्म। अब यहाँ पे कुछ जो है अमीर लोगों के लिए है, हम गरीबों के लिए ये चीज नहीं है, थोड़ा तू ले सकती है, ठीक। तो ये अमीरों के लिए क्या है, घर और गाड़ी में अपना क्या लगवा लीजिए, एसी, तो उन सब चीजों से आप बच जाइएगा। एयर फिल्टर की जो हवा आवे वो हमारा भी फिल्टर होके आवे, हाई ये को पता ना कुछ ही तो हमरो ना पता है कि ह्यूमिडिफायर का होता है। तीन सब चीजों का उपयोग करके भी बच सकते हैं, ये अमीरों का है, ठीक, ये सब अमीरों के लिए है, वो उसके लिए जो अफोर्ड कर सकता है, जो इसको लगवा सकता है। तो बताओ सब हमने क्या औकात में है हो आए? तो इन सब चीजों का उपयोग करके हम लोग एलर्जी से बच सकते हैं। तो ये था तुमको चैप्टर, हो गया खत्म। कल इसका ऑब्जेक्टिव और प्लस में पॉलिटिकल साइंस वाला टेस्ट दोनों होगा कल ही, ठीक। ऑब्जेक्टिव तुरंत हो जाएगा, आधा घंटा में बता देंगे, और उसके बाद बचेगा टाइम तो उसमें टेस्ट दे लेंगे पॉलिटिकल साइंस वाला। हाँ जी है, तो मेरा नहीं रहेगा, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम ले लेंगे, क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक। तो आज के लिए आपको इतना है।